नमस्कार दोस्तों, BS ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने निर्देशन क्या है, निर्देशन के प्रकार, परामर्श की विधियां, संप्रेषण के प्रकार इत्यादि विषय पर चर्चा किए। आज के इस क्लास में हम अधिगम क्या है, भाषा अधिगम में कठिनाइयाँ, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण की विधियाँ इत्यादि विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। अधिगम का अर्थ भाषा को सीखना है। अधिगम की प्रक्रिया को प्रेरणा का परिणाम माना जाता है। अधिगम से अभिप्राय अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। भाषा अधिगम सृजनात्मक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम में व्यक्तिगत विभिन्नता या भेद पाया जाता है। प्रायः बालिकाएं बालकों की अपेक्षा भाषा को बोलने की दृष्टि से जल्दी सीखती हैं। भाषा सीखने में क्रियाशीलता का विशेष महत्व होता है। भाषा अधिगम में कठिनाइयाँ। देखिए, भाषा अधिगम में क्या कठिनाइयाँ हैं। भाषा अधिगम में कठिनाइयाँ: आत्मविश्वास में कमी, मानसिक अस्वस्थता, संकोची स्वभाव, सीखने वाले की पृष्ठभूमि या वातावरण, शब्दों के अर्थ का सही ज्ञान न होना। अब इस पर एक प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तद्भव एवं तत्सम शब्दों से युक्त। बी ऑप्शन है देशज तथा विदेशी शब्दों से युक्त। सी ऑप्शन है कठिन शब्दों से युक्त। डी ऑप्शन बच्चों के घर एवं समुदाय की भाषा से मिलती जुलती भाषा। तो बच्चों के लिए भाषा पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो उनके लिए ऑप्शन डी सही है, क्योंकि बच्चों के लिए घर एवं समुदाय से संबंधित मिलती जुलती ही भाषा होगी, तब भाषा सीखने में बच्चे को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला है प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को कक्षा में स्थान देना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्वरूप लिए होती है। भाषा क्या लिए होती है? मानसिक स्वरूप लिए होती है। भाषा सरल होती है। बच्चों की भाषा पूजी होती है या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ बच्चों की भाषा पूजी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला बताइए, आगे देखिए, भाषा अध्यापन के सिद्धांत। भाषा अध्यापन के सिद्धांत देखिए। भाषा अध्यापन के निम्नलिखित सिद्धांत हैं: रुचि का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, स्वयं संशोधन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। तो देखिए एक एक सिद्धांत के विषय में। रुचि का सिद्धांत माने पढ़ाने वाली विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? रुचिकर होनी चाहिए। बच्चों को पूछने या समस्या बताने की छूट होनी चाहिए। किसके लिए? स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए। क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है, इसमें बच्चे क्रियाशील होकर जल्दी व अस्थायी रूप से सीखते हैं। प्रयत्न कठिन वस्तुओं को बार बार दोहराने से सीखते हैं।
अनुकरण का सिद्धांत, बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, स्वयं संशोधन करके, अर्थात बच्चे स्वयं की गलतियों में सुधार करके सीखते हैं। और अभ्यास का सिद्धांत, इस सिद्धांत में बार बार अभ्यास करने से विषय वस्तु क्या होती है, समझ में आ जाती है। बार बार अभ्यास करने से विषय वस्तु समझ में आ जाती है। फिर है चयन का सिद्धांत और बाल केंद्रिता का सिद्धांत। अगला है प्रश्न, इस पे देखिए क्या प्रश्न है। इसका प्रश्न है, शिक्षक के स्वयं के भाषा के प्रयोग की कुशलता। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को भाषा के अनुकरण के लिए बाध्य करते हैं, गलत। बी ऑप्शन, बच्चों के भाषा के प्रयोग के लिए आदर्श स्वरूप प्रदान करती है। सी ऑप्शन, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। फिर बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें जो शिक्षक के स्वयं की भाषा का प्रयोग होता है वह बच्चों के प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रदान करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखिए, हिंदी व्याकरण में प्राथमिक शिक्षा हेतु वर्णों का ज्ञान। हिंदी व्याकरण में प्राथमिक शिक्षा हेतु वर्णों का ज्ञान। आगे, अधिगम में व्याकरण की भूमिका। किसकी? अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो व्याकरण की क्या भूमिका है? व्याकरण सीखने की का उद्देश्य भाषा को शुद्ध लिखने तथा बोलने की योग्यता का विकास करना है। अधिगम में व्याकरण की जो भूमिका है वह भाषा को शुद्ध लिखने तथा बोलने की योग्यता का विकास करना है। व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित 3 बातों पर विचार किया जाता है। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। ये क्या है? 3 हो गए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। फिर देखिए, भाषा शिक्षण की विधियां। भाषा शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। देखिए, भाषा शिक्षण की विधियां क्या हैं? भाषा शिक्षण की विधियां, व्याकरण शिक्षण की विधियां। नंबर 1 आगमन विधि और इसमें क्या है? निगमन विधि, आगमन विधि। निगमन विधि क्या है? या सूत्र विधि। सामान्य से विशेष की ओर वर्तमान में शिक्षा में इस विधि का प्रयोग अधिक हो रहा है। इसके अंतर्गत पहले बालकों को व्याकरण संबंधी नियम बताया जाता है, तत्पश्चात विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्हें समझाया जाता है। जैसे देखिए, यदि कक्षा में पहले संज्ञा पाठ पढ़ाना है तो पहले संज्ञा की हम परिभाषा देकर और उसके उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे। तत्पश्चात कुछ शब्द या वाक्य लिखकर संज्ञा को छंटवाएंगे, अलग करवाएंगे। तो इसका मतलब निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर चला जाता है। तो सामान्य से विशेष का मतलब पहले जैसे मान लीजिए जो टॉपिक हमें पढ़ाना है उसके विषय में हम बताएंगे, उसको परिभाषित करेंगे, उससे कुछ संबंधित उदाहरण देंगे और जब उदाहरण देंगे फिर वाक्य कुछ देंगे, उसमें से उन संज्ञा शब्द को छंटवाएंगे। यही है निगमन विधि। अब देखिए आगमन विधि क्या है? आगमन विधि,
आगमन विधि में इस विधि या इसे हम प्रयोग प्रणाली या विशेष से सामान्य की ओर कहेंगे। देखें, आगमन प्रणाली निगमन प्रणाली का उल्टा होता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रणाली में पहले हम उदाहरण बालक की समझ सक्षम रखेंगे, तत्पश्चात इन उदाहरणों के माध्यम से बालक नियम की खोज करते हैं। यदि कक्षा में संधि पढ़ाना है तो पहले बालक को कुछ उदाहरण दिए जाएंगे, इसके पश्चात बालक उसके आधार पर नियम की खोज करेगा कि यह शब्द जो दिया गया है, यह शब्द किस संधि का है। आगे देखिए, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि विश्लेषण विधि अर्थात आगमन प्लस निगमन। विश्लेषणात्मक विधि में आगमन प्लस निगमन दोनों होता है। चौथा है पाठ्य पुस्तक विधि या निगमन विधि। पांचवा है भाषा संवर्ग विधि। तो यह व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देता है। कौन? भाषा संवर्ग विधि, यह व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देता है। अगला है प्रासंगिक विधि। यह व्याकरण के नियमों का प्रसंग के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इस विधि में व्याकरण के नियमों का प्रसंगानुसार प्रयोग किया जाता है। कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां। देखिए, कक्षा में भाषा पढ़ाने की निम्नलिखित चुनौतियां हैं, जैसे हिंदी में आस्था की कमी, वर्तनी संबंधी समस्याएं, वचन संबंधी समस्याएं, लिंग संबंधी समस्याएं, लिपि संबंधी समस्याएं और पाठ्य पुस्तक संबंधी समस्याएं। ये सब क्या हैं? कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां हैं। ठीक है, कौन कौन? हिंदी में आस्था की कमी, वर्तनी संबंधी समस्या, वचन संबंधी समस्या, लिंग संबंधी समस्या, लिपि संबंधी समस्या और पाठ्य पुस्तक संबंधी समस्या। अगला है भाषा कौशल। तो भाषा कौशल क्या है? देखिए, भाषा कौशल अर्थात भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। किसके? भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। कौन कौन रूप हैं? एक मौखिक रूप होता है, दूसरा लिखित रूप होता है। तो भाषा कौशल की विशेषताएं क्या हैं? इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसका उद्देश्य बोधगम्यता है। इसमें शब्दों की अंतःक्रिया होती है। किसमें? भाषा कौशल में शब्दों की अंतःक्रिया होती है। इसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कौशल की आवश्यकता होती है। यह संप्रेषण कौशल का माध्यम है। कौन? भाषा कौशल संप्रेषण कौशल का एक माध्यम है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न है, देख लीजिए। प्रश्न क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल किस श्रेणी में आता है? नंबर 1 निम्न श्रेणी, बी ऑप्शन मध्य श्रेणी, सी ऑप्शन उच्च श्रेणी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यह मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल उच्च श्रेणी के अंतर्गत आता है। भाषा बोधगम्यता में प्रवीणता का मूल्यांकन। भाषा बोधगम्यता में प्रवीणता का मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्यों को आंकना। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मूल्यों को आंकना। तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की कितनी उपयोगिता है, इसकी जांच करना ही क्या है? मूल्यांकन है। मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1
शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करना। नंबर 2, बालकों के विकास को गति प्रदान करना। नंबर 3, बालकों की क्षमताओं का पता लगाना। नंबर 4, शिक्षण विधियों की विशेषताओं एवं सीमाओं को जानना। नंबर 5, परीक्षा में सुधार संबंधी जानकारी प्राप्त करना। ये क्या है? मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फिर देखिए मूल्यांकन का वर्गीकरण। मूल्यांकन का वर्गीकरण क्या है? ये मूल्यांकन का वर्गीकरण हो गया। मूल्यांकन के निम्नलिखित 2 वर्गीकरण हैं। इन्हें दो रूपों से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 परिणात्मक और नंबर 2 गुणात्मक। नंबर 1 परिणात्मक का मतलब इसमें लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है और प्रायोगिक परीक्षा। यह 3 तरह से लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। ये गुणात्मक एनेक्डोटल आलेख। ये क्या है? नंबर 1 एनेक्डोटल आलेख अर्थात बालकों की व्यवहार तथा कार्यों का वर्णन इसके अंतर्गत। नंबर 2 निरीक्षण, माने प्रायः छोटे बच्चों का मूल्यांकन। नंबर 3 संचयी अभिलेख, इसमें छात्र की प्रगति, उपस्थिति, परीक्षा फल इत्यादि का आलेख प्रस्तुत किया जाता है। चौथा है जांच सूची। जांच सूची, इस सूची का प्रयोग अभिरुचियों तथा भावात्मक पक्ष के लिए किया जाता है। इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।